नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। हमारे सभी न्यूज मित्रों को नमस्कार। शुरुआत सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको दिल्ली के उस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर लेकर चलेंगे जहां पार्किंग की छत बारिश की कुछ बूंदों से घायल हो गई। छत के बीम गाड़ियों पर गिरे और इसमें एक कैब ड्राइवर की जान चली गई। लेकिन कैसे राजनीतिक दलों ने इस पर आरोप ट्रांसफर वाला चर्चित मॉडल अपनाया, ये नोट करिएगा। फिर हम आपको दिल्ली के मिंटो ब्रिज रिवर फ्रंट, मूलचंद झील, साकेत स्विमिंग पूल और आजाद मार्केट में रिवर राफ्टिंग वाली तस्वीरें दिखाएंगे और पूछेंगे कि हर बारिश में दिल्ली की किस्मत में डूबना क्यों लिखा है। आज आप जरा दिल्ली का डैमेज सिस्टम भी देखिएगा। फिर एक बहुत दिलचस्प खबर, क्या संसद का कैमरा और माइक अब राजनीतिक हो गया? कांग्रेस ने कुछ ऐसे ही आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आज बहस के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर ने क्या जवाब दिया, यह भी बहुत दिलचस्प है। आज विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मुद्दा भी संसद में उठाया है। हालांकि लोकसभा में इस पर बहस शुरू होने से पहले हंगामा शुरू हो गया और सदन को स्थगित भी करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे और सबसे पहले इसी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। आज एक राहत भरी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आई है, जो आज रांची की जेल से बाहर आ गए। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। आज ही उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वैसे आज महाराष्ट्र सरकार ने भी आम लोगों को एक गुड न्यूज दे दी है। मुंबई रीजन में फ्यूल पर वैट घटा दिया गया है, जिससे मुंबई में पेट्रोल की कीमत 65 पैसे और डीजल के दाम में करीब 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए। और आज सत्ता में गूंजी जिनपिंग की उस चालबाजी पर जिसमें वो अपने ही सैनिकों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। चीन में सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच देकर कैसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा रहा है और क्यों सैनिक इस ऑफर से दूरी बना रहे हैं, यह आपको देखना चाहिए। सत्ता में आज हम सबसे पहले उस कैब ड्राइवर की हत्या की बात करेंगे जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुई है, जिसका कातिल है एक नाकाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम में बैठे वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार की गोंद से चिपके रह गए और टर्मिनल 1 पर पार्किंग की पूरी छत नीचे आ गई। शायद बहुत सारे लोग इस हत्या को बारिश का असर और एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की मर्जी बताकर आगे निकल जाए, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि यह कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ करप्शन है जो एक गरीब आदमी को मार देता। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अब न्यूज में एजेंडे की बहुत मिलावट हो गई है, लेकिन आज हम उस आम आदमी का एजेंडा चलाने जा रहे हैं जो कभी किसी पुल, कभी किसी बिल्डिंग की, तो कभी एयरपोर्ट की छत के नीचे दबकर दम तोड़ देता। और इसके लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो थोड़ी विचलित करने वाली। ये तस्वीरें तब की हैं जब आज सुबह आईजीआई के टर्मिनल 1 के पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। तेज बारिश भी हो रही थी। तभी गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले पार्किंग का शेड नीचे गिर जाता और छत के इस भारी भरकम हिस्से के साथ लोहे के 3 सपोर्ट बीम गाड़ियों पर आकर गिरते हैं। इस हादसे के बाद कई लोगों को बचा लिया जाता है, मगर बाकी लोगों की तरह इस कैब के ड्राइवर की किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि इस ड्राइवर की किस्मत को असल में कुदरत ने नहीं बल्कि इस पार्किंग की छत तैयार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों ने काफी वक्त पहले लिख दिया था। सोचिए, जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो लगातार 6 साल से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीत रहा, जिस एयरपोर्ट को सुविधा, सफाई, शॉपिंग के और खाने के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन आज ये सारे सितारे एक इंसान के खून से लथपथ। राजधानी दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर डिपार्चर पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। इस एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर साल 2009 में बना था और जीएमआर के पास इसके रखरखाव और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जीएमआर के सूत्रों का ये कहना है कि समय समय पर ऑडिट होता रहता है।
हम तो यहाँ पे अंदर अपने ऑफिस में बैठे थे, एक बिजली जैसे गिरती है उस टाइप से एक धमाका हुआ। हमने बाहर आके देखा तो ये जो डिपार्चर की छत थी ये गिरी हुई थी यहाँ पे। हमने या और जो हमारे साथ यहाँ पे टीम मेंबर थे, गार्ड वगैरह थे, सीआरपीएफ की टीम थी, कोशिश की जिस पैसेंजर को गाड़ियों से हम निकाल सकते थे हमने उनको निकाला। बिजली कड़कने की वजह से जो ये हादसा हुआ, आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे। बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी। जैसे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो उतारने के लिए पैसेंजर को, वो गाड़ियाँ छत के नीचे दब गई। आवाज़ बहुत तेज़ आई थी, उसमें ये हादसा हुआ है। 8-10 टैक्सी ड्राइवर है जिसमें से एक ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह हादसा हो सकता है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही इसकी असल वजह का पता चल पाएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ है। आज इस हादसे पर हो रहे उन कुतर्कों की भी बात करना जरूरी है जो एक गरीब आदमी को मारने के बाद भावनाओं और संवेदनाओं की भी हत्या कर रहे हैं। इस देश में एक बहुत चर्चित मॉडल है, जब भी कोई हादसा होता है तो राजनीतिक दलों के समर्थक गली नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक यह नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं कि जो पुल, जो बिल्डिंग या एयरपोर्ट की जो छत गिरी वो किसके कार्यकाल में बनी थी और जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। और दुर्भाग्य से एयरपोर्ट की इस घटना में भी यही हो रहा है। आज इस हादसे के बाद एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे, हादसे की तस्वीरें देखी तो आरोपों को एक दूसरे पर ट्रांसफर करने वाली यही सियासत नजर आई। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ दिन पहले पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, इसीलिए जिम्मेदारी बीजेपी की है। जब यही सवाल एविएशन मिनिस्टर से किया गया तो उन्होंने कहा कि जो हिस्सा गिरा वो वर्ष 2009 में कांग्रेस के शासन में बना था। दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन असल में यह तर्क नहीं है, यह वो कुतर्क है जिनके पीछे भ्रष्टाचार छुपा है। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसकी सरकार ने बनवाया था, सवाल यह है कि अगर पार्किंग के हिस्से को 2009 में भी बनाया गया था तो क्या अगली सरकारों की और अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इसकी मेंटेनेंस की जाए। इसीलिए यह किसी पार्टी के नंबर बढ़ाने या घटाने का विषय नहीं है, बल्कि करप्शन वाली इस कारस्तानी पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। टिकट का रेट बढ़ाते जाओ, पैसेंजर को या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। खाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। पिछले 10 वर्षों से सिर्फ ये सरकार पिछली सरकारों का रोना रो रही है। आखिर ये अभी कब जवाब देंगे, अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको देखा जाएगा और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और हम मानते हैं कि सब लोग इसको सीरियसली। यहां एक और सोचने वाली बात है, दिल्ली में हुई पहली बारिश में आसमान से बूंदें ही तो गिरी थीं, कोई बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर नहीं गिरे।
कि एक एयरपोर्ट की पार्किंग की छत ढह जाए, और वो छत जिसे 2009 में ही बनाया गया था। जबकि इस देश में ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो दशकों और शताब्दियों से टस से मस नहीं हुए। इसीलिए आज ये सोचना चाहिए कि वो कौन थे, वो कौन से इंजीनियर थे, किस चक्की का आटा खाते थे, किस तरह की तकनीक लगाते थे कि उनके बनाए हुए निर्माण टस से मस नहीं होते थे। जैसे तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध 2000 साल पुराना, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ 5 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है, गुजरात में रानी उदयमती की वाव करीब 1000 साल से उसी तरह खड़ी है। इसी तरह कर्नाटक का गोल गुंबज भी करीब 400 वर्ष पुराना है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर भी करीब 500 वर्षों से टस से मस नहीं हुआ है। कोलकाता का 80 साल पुराना हावड़ा ब्रिज आज भी शान से खड़ा है, और 1914 में बनकर तैयार हुआ रामेश्वरम का पंबन ब्रिज लोगों को आज भी चकित कर देता। हमने आपको सिर्फ कुछ उदाहरण दिए, ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन सोचिए, कथित तौर पर आधुनिक कहा जाने वाला आज का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बारिश की कुछ बूंदों से घायल हो जाता है और लोगों की जान ले लेता है। वैसे आज के दौर में ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और उनके निर्माण की सत्ता बहुत मजबूत है, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियर्स को आत्ममंथन करने की आवश्यकता। सत्ता में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और आपको यह बताने जा रहे हैं कि ये तस्वीरें भारत के किस हिस्से की हैं, किस हिल स्टेशन की हैं, या फिर ये कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है, यह आपको बताना। इस वीडियो में आपको एक वाटरफॉल नजर आ रहा है, देखिए सर। और आपने इस तरह की तस्वीरें कई हिल स्टेशन पर देखी होंगी जिन्हें लोग पैसे खर्च करके देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा ऐसे कई शहर हैं जहां आपको बोटिंग वाला एडवेंचर भी मिल जाता है और इसके लिए भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई हिल स्टेशन या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि मॉनसून की पहली बारिश के बाद ये सारी सुविधाएं देश की राजधानी दिल्ली में एकदम मुफ्त में मिल रही हैं। देखिए, और इसके लिए वो सरकार और वो सिस्टम तारीफ का हकदार है जिनको चुनाव में आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया था। आज कैसे कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें बदल दी, इस पर जरा गौर करते हैं। यह दिल्ली एयरपोर्ट का वही टर्मिनल 1 है जहां आज पार्किंग की छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। लेकिन आज सुबह बारिश के बाद यह एयरपोर्ट किसी वाटरफॉल की तरह नजर आ रहा था। यह दिल्ली का वो मूलचंद अंडरपास है, देखिएगा, जहां आम दिनों में गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन आज एक बारिश ने इस इलाके को मूलचंद झील में तब्दील कर दिया है और इस झील में ट्रक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का अगला टूरिस्ट स्पॉट मिंटो ब्रिज है। यहां भी आम दिनों में गाड़ियां दौड़ती हैं, ट्रैफिक लगा रहता है, लेकिन आज कुछ घंटों की बारिश में यह हिस्सा मिंटो ब्रिज रिवर फ्रंट की तरह दिखने लगा है और इसमें एक कार लगभग पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। इसी तरह हम आपको दिल्ली के आजाद मार्केट का भी एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इसे देखकर मत सोचिएगा कि कोई शख्स यहां पर रिवर राफ्टिंग कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, बल्कि ये बस में फंसे हुए कुछ लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन है जिन्हें रस्सी और ट्यूब के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में एक और एडवेंचर साइट की तस्वीरें देखते हैं जो साकेत की है, जहां मेट्रो स्टेशन के बाहर आम दिनों में ऑटो खड़े होते हैं, कैब चलती है, लेकिन आज बारिश के बाद यह हिस्सा साकेत पुल बन गया है और हालत यह हो गई है कि लोगों को कैब की नहीं बल्कि बोट की याद आने लगी है। और इनके अलावा जो तस्वीरें हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाई वो किसी शहर के बोटिंग की नहीं बल्कि NH9 की है, जहां जल भराव के बाद बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको बोटिंग करने या वाटरफॉल, झील और रिवर फ्रंट देखने के लिए किसी दूसरे शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बारिश के हालात देखकर यह साबित हो गया है कि पूरे मॉनसून में आपको ये सारी सुविधाएं दिल्ली में ही मिलने वाली हैं।
15 फीट से ज्यादा तक पानी लगभग भर चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं पुल के नीचे, वो दरअसल एक ट्रक है जो लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है, और इसी पानी के अंदर एक कार है जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। रास्ता हनुमान मंदिर की ओर फिरोज शाह रोड और मंडी हाउस की तरफ जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 4 फीट तक का पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो हैं, ऑटो जो हैं, वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रगति मैदान का जो अंडरपास है, जो नया अंडरपास बनाया गया है, उसके अंदर और हालत आप देखें कि इस अंडरपास के अंदर पानी जो है वो भर चुका है, जिसकी वजह से अथॉरिटीज और एजेंसीज ने और पुलिस ने इस अंडरपास को बंद करने का निर्णय लिया है। आईटीओ पे आप देख सकते हैं कई किलोमीटर का अब जाम लगना शुरू हो चुका है। गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी हुई हैं, गाड़ियों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, और ये पूरा जो जाम है वो फिरोज शाह रोड से लेकर के और यमुना के पुल तक जा रहा है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम ये देखा जा सकता है। बसंत विहार इलाके में तेज बारिश के चलते एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां एक निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक से मट्टी धंसने से 3 मजदूर उस मट्टी के अंदर दबे हुए हैं। इसी दिल्ली में कुछ दिन पहले पानी की कमी थी, याद होगा आपको, बड़ा आंदोलन चल रहा था। अब ये देखिए, क्या कहेंगे आप इसको, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन विडंबना, विरोधाभास। वैसे आज हमने जिस मिंटो ब्रिज की तस्वीर आपको दिखाई थी, वो कोई पहली बार नहीं डूबा है। हर बारिश में मिंटो ब्रिज का डूबना जैसे एक वार्षिकोत्सव बन चुका है। यकीन मानिए, इट्स अ फैक्ट। हम तो अपने आप रिपोर्टर्स वहां पर भेज देते हैं कि भैया डूबेगा जरूर। साल 1958 में, बल्कि साल 1958 से दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव की समस्या बनी हुई है, और सोचिए 66 साल बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पिछले वर्ष इसी मिंटो ब्रिज को पीडब्ल्यूडी ने वाटर लॉगिंग वाली लिस्ट से हटा दिया था। अच्छा, लेकिन इस साल देखिए फिर से मिंटो तालाब बन गया है। हम आपको 1990 और 1993 की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये हैं वो तस्वीरें, देखिए जरा। लेकिन मिंटो ब्रिज की समस्या आज की तारीख में भी जस की तस बनी हुई है। सबूत इन तस्वीरों में है। तारीखें बदलती गई, सरकारें बदलती गई, साल बदलते गए, लेकिन मिंटो ब्रिज के हालात आज भी वही हैं। कुछ घंटों की बारिश में ये तालाब में तब्दील हो जाता। आज दिल्ली की ऐसी हालत देखकर यह भी पूछना जरूरी है कि आखिर देश की राजधानी की नियति में बार बार डूबना क्यों लिखा है। वर्ष कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लोगों के लिए दिल्ली हमेशा मॉनसून में दरिया क्यों बन जाती है। और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं, लोधी एस्टेट जैसे वीवीआईपी हिस्सों में रहने वाले नेता भी कैसे इस बारिश के आगे बेबस हो गए हैं, वो भी देखिए। अब आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ध्यान से दिखाइए, तस्वीर चेंज करिए। यहां पर यह तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर की है। देख रहे हैं आप, जिनके घर में आज बारिश के बाद पानी भर गया, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपने घर से बाहर निकलना था। तभी उनके स्टाफ ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और वो संसद जा पाए। लेकिन बारिश ने आज सिर्फ राम गोपाल यादव के घर को ही पानी पानी नहीं किया, बल्कि लुटियन जोन में कई नेताओं के घर बारिश में समंदर बन गए हैं। हम आपको इस वक्त लेके आए हैं राम गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर पर। उनके घर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो खान मार्केट जो एशिया के बड़े बाजारों में शामिल है, लोधी स्टेट जहां तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्रियों के घर हैं, वहां की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ए राजा डीएमके के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनका घर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ये घर के बाहर का हिस्सा है और यहाँ पर आप देखिए पानी पूरी तरह से भर चुका है। वाटर लॉगिंग जहाँ पे हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और सुबह से ही हमारे सारे मंत्री और विधायक
एमसीडी की मेयर सब लोग सक्रिय हैं। दिल्ली अपनी किस्मत पे रो रही है। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को इस तरह की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। सबके ऊपर मुझे लगता है कि बीजेपी, आप, कांग्रेस क्या कह रही है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सब लोग जो है अच्छे से काम करें। कॉरपोरेशन हमारा हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह सिर्फ एक है, ड्रेनेज सिस्टम, जिसका दिल्ली जैसे शहरों में असली नाम ड्रेनेज सिस्टम नहीं बल्कि डैमेज सिस्टम होना चाहिए। दरअसल दिल्ली में आज भी ड्रेनेज सिस्टम की 48 साल पुरानी व्यवस्था है और इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मौजूदा के साथ कई पिछली सरकारों के दावे भी इस ड्रेनेज सिस्टम में डूबे हुए हैं। वर्ष 1976 में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, वो आज 48 वर्षों के बाद भी चला आ रहा है। और सोचिए, ये मास्टर प्लान उस दौर में तैयार किया गया था जब दिल्ली की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी, जबकि पिछली जनगणना के अनुसार 2011 में दिल्ली की आबादी 1,67,00,000 थी और मौजूदा अनुमान के हिसाब से यह अब करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी 48 वर्षों में दिल्ली की आबादी 7.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इस लायक नहीं है कि यह दबाव झेल पाए। इस दौरान न जाने दिल्ली में कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, लेकिन कभी किसी ने इस ड्रेनेज सिस्टम को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हालांकि ये दलील जरूर दी जाती है कि दिल्ली में जलवायु परिवर्तन की वजह से जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी भर जाता है, लेकिन सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सिस्टम में और क्षमताओं में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है? अब इस खबर का नजरिया ना ही देखते हैं। भारत के ज्यादातर लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर औसतन 30% तक टैक्स देते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे ज्यादा भी टैक्स देते हैं। दिल्ली के लोग भी अच्छा खासा टैक्स देते हैं। रोड टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, एमसीडी टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्स का बोझ है, लेकिन मिलता क्या है? डूबी हुई दिल्ली। सच यह है कि सिस्टम के पास पैसे की कमी नहीं है, बस कमी है तो नियत और इच्छा शक्ति। सत्ता में अब बात करते हैं लोकतंत्र के उस पावर हाउस यानी संसद में हुए माइक और कैमरा वाले सियासी एक्शन की। नेता तो एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे संसद के अंदर कैमरे और माइक वाले पक्षपात के आरोप लगने लगे। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर संसद के अंदर कैमरे और माइक पर मनमाने ढंग से नियंत्रण करने का आरोप लगाया। फिर चाहे राहुल गांधी के माइक को ऑफ करने का आरोप हो, उन्हें बहुत कम बार कैमरे पर दिखाने का आरोप हो। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं। पहली घटना कल की है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण चल रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी को कैमरे में कम दिखाया गया। मतलब पीएम मोदी की तुलना में बहुत कम बार कैमरे में दिखाया गया। इसे कांग्रेस के नेता मुद्दा बना रहे हैं और इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करके यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि संसद का कैमरा भी अब राजनीतिक हो गया है। दूसरी घटना आज की है। आज संसद में माइक वाला महाभारत छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि लोकसभा में नीट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का माइक ऑफ किया गया। इस दौरान स्पीकर और राहुल गांधी के बीच बहस वाली पूरी वीडियो कुंजी भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे इस विवाद को आप ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। पहले देखिए कि माइक वाले विवाद की पूरी कहानी क्या है। आज संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर बहस हो रही थी, हंगामा चल रहा था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की थी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर और राहुल गांधी के बीच बहस भी हुई, जहां राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा के लिए समय मांगा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को संसदीय मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत भी दी। लोकसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच की बहस वाली ये वीडियो कुंजी अब आप देखिए। इस वीडियो कुंजी में राहुल गांधी का माइक ऑफ करने के आरोप वाली कहानी। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं
आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। इस बहस के बाद राजनीति तो होनी ही थी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस संसदीय परंपरा तोड़ रही है। विपक्ष के नेता तो यह भी कह रहे हैं कि माइक बंद करना गलत परंपरा है। लेकिन अब सवाल यह है कि सच क्या है, इस मुद्दे पर कैसे माइक वाला सत्ता का कलेश शुरू हो गया, आइए देखते हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। सर माइक तो दे दीजिए। They are not even allowing leader of opposition, that is recognized leader of opposition, who is the leader of 237 member of parliament, is not allowed to speak for 1 minute. In between his mic was switched off. सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है, और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। दो फोर्सेस हैं, एक तरफ सर माइक तो दे दीजिए। सर माइक तो दे दीजिए। सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर एक सकारात्मक चर्चा हो, और इसीलिए जब सरकार ने मना किया तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। संसद के पास कोई इशू नहीं है कंस्ट्रक्टिव। आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। मेरा ख्याल है सरकार का जो काम करने की जो शैली है, किस चीज़ को कितना महत्व देना चाहिए, ये उनके नज़र में नहीं है। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, इसकी कोई चिंता सरकार को नहीं है। एलओपी होते ही उन्होंने सबसे पहले संसदीय परंपराओं पर कुठाराघात किया, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ये सदन धन्यवाद देता है। अब सवाल है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के पास सांसदों के माइक का कंट्रोल नहीं होता है, तो आखिर कौन करता है ये कंट्रोल? दरअसल दोनों सदनों में माइक कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज एक एक डिटेलिंग के साथ आ रही है। साउंड इंजीनियर्स अध्यक्ष सभापति के आसन के साथ ही पीछे की ओर बैठते हैं। उनके और सदन के बीच शीशा होता है, जिसके जरिए वो सदस्यों को देख सकते हैं। सदन में हर सांसद के आगे एक माइक होता है और साउंड इंजीनियर इसे बंद या चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए, जैसे शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। जैसे ही उसका समय पूरा होता है, उनका माइक बंद हो जाता है।
आसन से जिसका नाम पुकारा जाए उसका माइक ऑन करना होता है। जब आसन कहता है कि यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि माइक का कंट्रोल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक है। सत्ता का कलेश सिर्फ माइक पर ही नहीं है, कल कैमरे को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। कल शाम 7:25 पर कांग्रेस की तरफ से 2 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो का शीर्षक है राष्ट्रपति की स्पीच में किसको कितना दिखाया गया। कांग्रेस ने बकायदा इस वीडियो को एडिट कराकर नंबर और ग्राफिक ट्रीटमेंट के साथ शेयर किया है और यह आरोप लगाया है कि कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी को संसद के कैमरे ने नजरअंदाज किया, जबकि पीएम मोदी कैमरे में छाए रहे। कांग्रेस ने बकायदा गिनती करके आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति की स्पीच कुल 51 मिनट की थी, जिसमें पीएम मोदी को 73 बार कैमरे में दिखाया गया और राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार दिखाया गया। यह सही है या कितना गलत, यह बताने के लिए कोई विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन राजनीति खूब होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, 51 मिनट की स्पीच थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, नेता सदन नरेंद्र मोदी हैं। नेता प्रतिपक्ष को संसद टीवी 6 बार दिखाता है, नेता सदन को संसद टीवी 73 बार दिखाता है। 73 बार 6 बार। संसद टीवी राज्यसभा में धनखड़ जी को और लोकसभा में बिरला जी को रिपोर्ट करता है। तो इस पर हम आपत्ति करें कि ना करें। भेदभाव की ऐसी बात है कि जय संविधान का अगर कोई नारा लगाता है उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है। ये गलत कह रहे हैं। जब भी बोलता है कोई तो फोकस होता बोलने वाले पर और पूरा वो कैमरा पूरे चैम्बर में घूमता है, सबको दिखाया जाता है और ख़ासकर जो स्पीकर होता है उस पर देखा जाता है। तो ये गलत बोल रहे हैं। और जब ये रहेंगे नहीं संसद में, आज डिबेट चल रहा था, अभी राज्यसभा से नहीं निकला हूँ, ये कोई है नहीं है, गायब नहीं है यहाँ पर। हंगामे की कहानी सिर्फ लोकसभा की नहीं, राज्यसभा में भी नीट के मुद्दे पर आज जबरदस्त बवाल हुआ। हंगामे की वजह से कई बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन के अंदर नीट मामले को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वेल तक आ गया। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय संसदीय परंपरा में इस हद तक गिरावट आ जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण हर भारतीय को आहत करता है। आप सुनिए जगदीप धनखड़ का पूरा बयान। That it was very painful for me, unbelievable for me, that Shri Mallikarjun Kharge, a leader with parliamentary experience of over 5 decades, walking into well of the House. We expect leader of the opposition and leader of the House to exemplify their conduct that is worth emulating. वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया, उनका ध्यान खींचने के लिए वेल में गए। आपने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की बातें सुनी, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क भी देखते हैं। 10 मिनट हाथ खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था। यानी उन्होंने मेरे को ओहो, सत्ता में आज का टाइम हो गया खत्म। हूटर जी फिर आ गए सामने। सभी न्यूज मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।